नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के नाम बदलने के चीनी प्रयास की, भूटान नरेश की भारत यात्रा की, फिनलैंड के नाटो का सदस्य बनने की और इजराइल लेबनान के बीच छिड़े विवाद की। इन सब मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त श्री DS त्रिपाठी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और सर, शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से ही करते हैं। इस सप्ताह काफ़ी खबरों में रहा। अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों के नाम चीन ने अपने हिसाब से रख दिए हैं, जिसका भारत ने विरोध किया है। इसके अलावा चीन ने पुतिन की नई विदेश नीति का समर्थन करते हुए कहा है कि वह रूस और भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए तैयार है। यह सब क्या दर्शाता है? एक तरफ संबंध मजबूत करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ आप नाम बदल दे रहे हैं। अनिल जी, बिल्कुल सही है। आप देखिए, चीन जो है वो 14 देशों के साथ उसकी लैंड बाउंड्री है जी। 7 देशों के साथ उसकी मैरीटाइम बाउंड्री है जी। और दुनिया का यही एक देश है जिसके सबसे ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, बाउंड्री और ये दोनों मिला के जी तकरीबन ये समझिए कि 13 देशों के साथ चीन के बाउंड्री डिस्प्यूट हैं, मैरीटाइम और दोनों मिला के जी। जो हिमालय से लेकर के वियतनाम और नीचे आप जाइए उधर संकाकू आइलैंड्स हैं जी, वहाँ तक हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है चीन की, और चीन ने पहली बार नहीं किया है जी। 2 बार पहले भी उसने नाम बदले हैं। बिल्कुल, एक बार 5 और एक बार 16 जी। इस बार उसने 11 का किया है, जिसमें 5 पहाड़ की चोटियां हैं जी, 4 लैंड के इनहेबिटेड एरियाज हैं जिसमें 2 ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं जी, और 2 नदियों के नाम हैं जी। सवाल है कि ये कर क्यों रहा है चीन जी, जब उसको कुछ देख रहा है कि ग्राउंड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जी। और जहाँ तक भारत ने तो बोल ही रखा है कि भाई जो ग्राउंड सिचुएशन है वो है और ये हमारा अभिन्न अंग है, हम इसमें कोई चेंज नहीं है जी। न हम स्वीकार करेंगे जी, और न हमने कभी इसकी तरफ ध्यान दिया है जो कुछ चीन कह रहा है जी, करने पर दिया है, कहने पर नहीं। अमेरिका का भी बयान आ गया कि हम तो बिल्कुल वही। अभी आप देखिए कि ये पहली बात तो ये हुई कि चीन ने किया, लेकिन जो मैं कह रहा था चीन कर क्यों रहा है, ये हमारा सोचना ज्यादा जरूरी है जी। कारण क्या हो सकते हैं? 2 कारण कि एक तो अपने लोगों में संदेश जाना चाहता है जी कि हमने जो है जैसे बोला हुआ है, क्योंकि वो अरुणाचल को मानता है TAR तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन का एक अभिन्न अंग मानता है जी। जिंगनान प्रोविंस करके वो बोलता है जी तिब्बत को जी। दूसरा कोअर्सिव पॉलिटिक्स है, दबा के रखने की, हमेशा ऊपर कुछ न कुछ दिखाने की कि नहीं हम तो इसमें हमारी मुद्दा है जो कि सॉल्व नहीं हुआ है जी, जो वो उसने सबके साथ किया है। और तीसरी चीज़ है कि जैसे हमने कहा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो आना चाहता है, दिखाना चाहता है, या हो सकता है आगे ये इस इशू को इंटरनेशनलाइज करे जी, और देशों को जोड़ना चाहे, जैसे हर लोग करते हैं, बजाय ये कहने के कि ये बायलैटरल डिस्प्यूट है जी। जैसे हम पाकिस्तान के साथ कहते हैं बायलैटरल, वो कहता है कि नहीं UN और चीन को भी होना चाहिए, उसको मतलब वो भी सारी यही कहानी करता है जी। हो सकता है आगे चल के चीन ऐसी चीज लाए इंटरनेशनल लेवल पर, और वहाँ कहे कि देखिए हमारे यहाँ तो हमने ऐसे ऐसे कर रखा है, नाम दे रखे हैं 3 बार 4 बार, ये भी चीज़ हो सकती है बिल्कुल, जो कि एक इंटरनेशनल एरेना में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहीं भी कहीं आर्बिट्रेशन वगैरह में जी ये चीज़ें वो बोल सकता है जी। तो ये कुछ भी उसके मायने हो सकते हैं, और ये बेसिक वो चाहता है कि कहीं ना कहीं आइसोलेट करने की कोशिश करे। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि सबसे पहले तो हिंदुस्तान ने तो अपना, भारत ने बोला बड़ा क्लियरली अपनी यथास्थिति जो है और अपनी स्थिति जो है इसके बारे में जी क्या है और आगे क्या है वो सारा क्लियर कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिका ने भी खुल करके बताया, बोला है जी कि भाई अरुणाचल तो अभिन्न अंग है जी, कि अमेरिका ने पूरा सपोर्ट किया इसके बारे में, और कोई और किसी ने कमेंट नहीं किया नहीं इसके बारे में जी। लेकिन ये जो देखने की बात सबसे बड़ी ये है कि किस स्टेज पर ये चीज़ की है चीन ने। अभी सोचिए SCO में उनके फॉरेन नए जो न्यूली अपॉइंटेड फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने आना है अभी जी। SCO समिट भी होनी है जी, G20 समिट होनी है, जिसमें हो सकता है कि इनविटेशन तो गया ही है शी जिनपिंग के लिए जी, हो सकता है वहाँ जी, तो ये होना है। दूसरी चीज़ देखिए, 3 अप्रैल को जब शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हो रही थी जी,
उसके बाद इनके जो माओ निंज करके हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है जी इनकी फॉरेन उसकी, उन्होंने वहाँ स्टेटमेंट दिया है कि चीन, रूस और इंडिया जी तीन जो है अपकमिंग इकॉनमी है, मेजर इकॉनमी है और मेजर पावर है जी अपने रीजन में। मेजर पावर तो उन्होंने नहीं बोला इंडिया के लिए, बट क्या है कि आगे मेजर इकॉनमी है और इनके साथ हम, स्पेशली उन्होंने बोला कि इंडिया के साथ हम सहयोग बढ़ाते रहेंगे। ये स्टेटमेंट 3 का है और वे देखिए उसके 3 दिन बाद चीन ने अपना ये नक्शा जारी कर दिया जी। तो ये हालत तो उसकी है जो हमारी पुरानी कहावत है वो विश्व कुंभम पयो मुखम वाली, कि ये तो वही है कि ये अंदर से वो दिखा रहे हैं कि बाहर कि हम जो है सारे मसले उसको सॉल्व करेंगे जी और हम आगे बढ़ेंगे। पहले भी ये बोल चुके हैं कि इसको बॉर्डर छोड़ के हम बाकी चीज़ों पर आगे बढ़ें, जबकि इंडिया ने तो बड़ा साफ बोल दिया कि इसको लेके चलना पड़ेगा, हम छोड़ के कब तक छोड़ के चलते रहेंगे जी। तो ये कहना कुछ और है, करना कुछ और है, कि मीठी चीज़ बोलना लेकिन ऊपर जहर रखना, ट्रुप्स को आगे भेजना इलाके में, तो ये सारी कहानी वही है जी। और अभी वहाँ पे G20 की एक मीटिंग भी हुई थी अरुणाचल में, तो उसको भी शायद उससे भी खिन्न हो गया। बिल्कुल, वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजिट से, बाकी लोगों की विजिट से, पहले तो प्राइम मिनिस्टर इतने जाते भी नहीं थे जी। अब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सब गए हैं जी। और लगातार कंटिन्यूसली जाते रहे हैं जी। तब उसने देखा कि इसमें तो कुछ अंतर होने वाला नहीं है जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल ही रहा है, तो उसको जो है प्रॉब्लम तो आ रही है जी जी बिल्कुल कि ऐसी चीज़ नहीं जो पहले होती थी वो चीज़ नहीं है जी। तो ये जो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है जी। और एक चीज़ और है इसमें कि जो फॉरेन पॉलिसी इन्होंने शी जिनपिंग ने, आपको जब सीसीपी की इनकी मीटिंग हुई थी जहाँ तीसरी बार इलेक्ट हुए थे, उसमें उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को उजागर किया कि इंक्लूसिव होगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम अपना इंटरेस्ट हर जगह देखेंगे जी। चाहे वो बाउंड्री का हो, चाहे मतलब उन्होंने बोला टेरिटोरियल, मैरीटाइम, स्पेस, साइबर, सारा उन्होंने किया। तो नेचुरली वो तो उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया अपना, इंक्लूडिंग उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी भी यही कहती है कि ये चीज़ें हैं। तो इस वजह से हमको जो है हम इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते जी। कुछ भी कहने पर जी। आप देखिए 2 साल में 17 राउंड ये कोर कमांडर लेवल टॉक्स हो गई, क्या नतीजा निकला है जी। कुछ जगहों से गए जहां मेन जगहों पर जाना चाहिए वहां से वो हटे नहीं है जी। तो ये चीजें दर्शाती है कि हम चीन के कहने पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हम चुप भी नहीं बैठ सकते। हमको अपनी तैयारी जो है इस स्टेट तक रखनी पड़ेगी कि अगर उसने कोई हिमाकत करने की कोशिश की जी, कि जो वो करता रहा है और जिसका अब हमने जवाब देना शुरू किया है जी, तो हम उस जवाब को और प्रेशर के साथ दें जी। बिल्कुल पहले की तरह हम इसमें कम नहीं रखें या कोई इस उसमें नहीं रखें। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें एक चीज़ है जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं डिसुएसिव डिटरेंस, कि हम भी दिखाते रहें चीन को कि ऐसा नहीं है कि तुम जो चाहो बोलते रहो और तुम कर लोगे। हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हम करेंगे। हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे जी। हम अपनी मिलिट्री ताकत वहाँ बढ़ाएंगे जी। और हम हर एक डिप्लोमेटिक फोरम में अगर तुम ऐसा करोगे तो हम भी अपनी चीज़, अपनी बात को वहाँ पर रखेंगे, जो हम अभी बहुत ज़्यादा उसमें नहीं रख रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये हम इस पर ध्यान दें और इस इंश्योर करें कि चीन जो है वो भी, जैसे वो कोर्सिव पॉलिटिक्स कर रहा है या कोर्सिव एक्शंस ले रहा है या सोच है उसकी, तो वो भी सोचे कई बार कोई एक्शन लेने के पहले कि हमें माकूल जवाब या हो सकता है इससे ज़्यादा जवाब मिलेगा। और बिल्कुल, और जैसा भारत बार बार कहता रहा है कि 1962 का भारत नहीं है बिल्कुल, और कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारी तैयारी भी उसी स्तर पर हो रही होगी। सर, चीन से ही संबंधित मुद्दा भूटान का भी है। अभी भूटान नरेश भारत भी आए थे, तो इस यात्रा को कितना सार्थक मानते हैं आप? क्या उनकी इस यात्रा से चीन के कुटिल मंसूबे विफल हो पाएंगे? और जैसा कि भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने भी डोकलाम को लेकर एक बयान दिया था, वो जो एक तनाव सा लग रहा था दोनों देशों के बीच में, इस यात्रा से वो सब पर कुछ लगता है विराम हुआ?
देखिए, दो चीज़ें हैं। भूटान नरेश का आना, कई लोगों ने तो इतना कहा कि बिकॉज कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने, शेरिंग ने जो बेल्जियन न्यूज़पेपर को वो दिया था इंटरव्यू, उसकी वजह से आए हैं या बुलाए गए हैं, जो भी है। लेकिन ये आए थे, इनके साथ इनके अपना फॉरेन मिनिस्टर भी आए हैं जी, साथ में डेलीगेशन भी, ऑफिशियल्स भी आए हैं जी। और भारत ने कहा कि भाई ये तो प्री प्लान्ड है और कई मुद्दों पर बात होती ही होती है जब आते हैं। लेकिन डेफिनेटली जब आए तो इन्होंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, बाकी फॉरेन मिनिस्टर्स और NSS से भी सबसे मुलाकात हुई है। तो ये नहीं कि एक ही मुद्दा था, कई मुद्दे थे, लेकिन ये मुद्दा तो होना ही है। डोकलाम का मुद्दा तो शुरू से रहा है और हम लोग इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भूटान से कैसे ब्रिटिश टाइम से लेकर अभी तक कैसे चीज़ें रही हैं, किस तरह हैं। लेकिन जैसे हम लोगों ने पिछली बार भी ये बात लाई थी कि पिछले 1972 के बाद से तकरीबन, या आप लीजिए 82 के बाद से लगभग डायरेक्ट बात इनकी होती रही है जी, चीन और भूटान की इस बारे में। बीच में इन्होंने हिंदुस्तान को भी रखा था, भारत को इसमें, लेकिन चीन ने ऑब्जेक्ट किया था जी, तो कुछ साल तक रुका रहा, फिर इन्होंने आपस में बातचीत आगे बढ़ाई। तो लेकिन एक्नॉलेज करते हैं भूटान कि भाई ये ट्राइलेटरल है जी, कि हिंदुस्तान का भी, भारत का भी इसमें जो है भारत का इसमें उसके ऊपर असर काफ़ी पड़ता है, इसलिए जो भी सेटलमेंट हो उसमें भारत ने रहना है जी। और शेरिंग ने, जो उनके प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर भूटान के, उन्होंने बाद में क्लैरिफाई किया था, उन्होंने कहा था कि हमने यही कहा था कि भाई इसमें ट्राइलेटरल है, तीनों देशों की इसमें वो है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और जल्दी फाइनल हो सकता है। तो उस पर थोड़ा डाउट जरूर हुआ था कि भाई ये बिना बताए, बिना उसके फाइनल कर लेंगे तो क्या चीज़ फाइनल करेंगे जी। हालांकि ये जरूर है कि चीन, हम तो सिर्फ डोकलाम समझ रहे हैं, अरुणाचल समझ रहे हैं, चीन उनका भी करीब 1100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अपना मानता है जी, ईस्ट और नॉर्थ वाला मिला करके उनका। तो बीच में भी बात आई थी कि शायद जो डोकलाम के आसपास का 295 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, शायद यही इसी के बारे में सेटलमेंट करके चीन उस पर अपने दावा नहीं लेगा जी। तो ऐसी बातें आती रहती हैं, लेकिन चूंकि कहीं से भी इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है, तो हम इसको ये लेके चलेंगे कि ठीक है, पुष्टि ही है जी। जो ये न्यूज़ आई है जी। लेकिन एक चीज़ तो जरूर है कि चीन हस्तक्षेप तो कर ही रहा है काफ़ी सालों से भूटान के अंदर जी, और वो चाहता भी है कि अगर भूटान के अंदर उसका हस्तक्षेप हो गया, और आपको बताइए कि प्रलोभन तो देता ही उसने काफ़ी दिया है जी, दिया होगा इस पर, तो इसका फ़र्क तो पड़ना ही पड़ना है। कुछ लोग हैं जो समझते हैं भूटान में कि भाई हम किस लिए चीन से दुश्मनी लेके चलते रहें, कब तक चलते रहेंगे जी। और कुछ क्या, काफ़ी कुछ लोग होंगे कि हम भारत के साथ ही थ्रू आउट रहे हैं, तो ऐसे हमें अकेले नहीं चलना चाहिए। तो ये भी चीज़ आ रही है, लेकिन इसमें जो बातें हुई हैं इनके बीच में, देखिए मेन जो चीज़ दी गई कि एक तो जो रणनीतिक साझेदारी है उसके बारे में बातचीत हुई जी, दूसरा जो इनका 5 ईयर प्लान है भूटान का 2023-2028 जी, उसके बारे में भी, सहायता के बारे में बात हुई, जिसको प्रधानमंत्री ने हमारे बोला है कि हम पूरी मदद करेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में काफ़ी जनरेशन है, बहुत रिच है भूटान, जिसे हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, उसकी टैरिफ के बारे में भी बात हुई, जिसको हमने अभी हिंदुस्तान में, भारत ने इंक्रीज किया है जी। इसके अलावा भूटान चाहता है कि चूंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है और मैक्सिमम तो बनाया है भारत ने ही, तो उसमें ये भी था कि वो भारत को देंगे इलेक्ट्रिसिटी, बाकी को नहीं। तो शायद बांग्लादेश को भी भूटान बिजली देना चाहता है, उन्हें एक्सपोर्ट करना चाहता है, इसके बारे में भी बात हुई, जिसको भारत ने बोला है कि हाँ हम इसको कंसिडर करेंगे जी इस पर। और इसके साथ ही जो बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे भूटान का एक्सपोर्ट है या बाहर जो चीज़ें आनी जानी हैं उसकी बात हुई, एक इंटरनेशनल ICP चेक पोस्ट बनाने की भी बात हुई कि सुगमता हो सके आने जाने की जी। और कोई ऐसा नहीं हो कि चाहे वहाँ या उधर से कोई गलत एलिमेंट, गलत लोग हमारे यहाँ आए जाएं। ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस हुई हैं। और
और भारत ने अभी भी कहा कि जो 2012 में चाइना के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि जो भी बात होगी डोकलाम के ऊपर या बाउंड्री डिस्प्यूट के ऊपर, उसमें आइसोलेशन में नहीं होगा, भारत को के साथ मिल के होगा, तो वो चीज़ चाइना भी नहीं तोड़ेगा। ये चीज़ भी इसमें बताई गई, बोली गई है। तो इसलिए जो है ये चीज़ हमें थोड़ी समझनी तो पड़ेगी, और इसमें डाउट तो होता ही है, ये मान के चलिए, लेकिन ये भी है कि इससे थोड़ा फर्क तो पड़ना है, क्योंकि जो भूटान में जो भूटान नरेश हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली अथोराइज्ड हैं फॉरेन पॉलिसी डायरेक्ट करने के लिए, उसको डायरेक्शन देने के लिए, गाइड करने के लिए फॉरेन पॉलिसी। तो मतलब अगर कोई चीज, कोई गलत मैसेज गया है प्रधानमंत्री शेरिंग के स्टेटमेंट से, वो इससे जरूर कम हुआ है, क्योंकि उन्होंने बोला भी है कि हम जो है मतलब उस पर डोकलाम के ऊपर हम साथ में लेकर के चलेंगे भारत को। ये एक काफी बड़ी चीज है जो कि इसमें इसमें आई है, और मैं मान के चलता हूं कि ये जो है अगर उन्होंने बोला है तो इस पर वो जरूर एक्ट करेंगे। और अब इतनी चीजें हो गई हैं, भूटान की डिपेंडेंस तो मैं नहीं कहूँगा, भूटान की मदद जितनी होनी चाहिए वो भारत करता ही रहा है, गाइड भी करता रहा है उनको हर एक चीज में। और भूटान के जो नरेश हैं, उनकी सबसे बड़ी बात देखिए, आज से तो है नहीं हो, 17 साल की उम्र से ही वो तकरीबन उस लेवल पर हैं। तो उन्होंने एक शुरू में ही एक बहुत बड़ी बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी भूटान के लिए। उनका कहना था कि हमें ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से ज्यादा मतलब है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से उतना मतलब, उतनी ज्यादा मतलब नहीं है। उन्होंने काफी पहले से लेके चल रहे हैं, और खुशहाली रैंकिंग में भूटान जो है अभी भी आगे है। तो खुद भी खुशहाल है तो नेचुरली खुशहाल रखना भी चाहेगा। बिल्कुल, तो मुझे उम्मीद है कि इससे काफी कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, और मैसेज गया है कि बिना भारत को साथ लिए सेटलमेंट जो है पॉसिबल नहीं होगा। जी बिल्कुल। और थोड़ा सा अब हम निकलें सर जरा फिनलैंड की तरफ। नाटो का सदस्य बन गया है फिनलैंड। अब उसके बाद वो जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको क्या रणनीतिक बदलाव आप महसूस करते हैं? नीरज जी देखिए, रशिया तो चिढ़ गया है क्योंकि आर्मी अब और करीब आ गई है। नहीं बिल्कुल, आप देखिए बड़ी हास्यास्पद चीज है कि जब पुतिन ने स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया था तो हुआ था इसी पर कि नाटो की बाउंड्री ज्यादा नहीं बढ़े, यूक्रेन में नहीं आए, और कहीं नाटो अपना पंख नहीं फैलाए, जितना है उसी में रहे। और देखिए अभी हुआ क्या इस लड़ाई से कि जो नाटो की बाउंड्री है वो 1340 किलोमीटर और बढ़ गई रूस के साथ फिनलैंड के आने से। तो ये जो है एक अलग ही चीज हो गई कि जो पुतिन नहीं चाहते थे वो बल्कि और हो गया। और एक तरह से देखा जाए तो नाटो के नंबर 30 थे, अब 31 हो गए। स्वीडन जब भी आ जाए, स्वीडन का भी चल ही रहा है, वो आ गया तो ये इनकी बाउंड्री तो और बढ़ जाएगी। दैट मीन्स नाटो का डिप्लॉयमेंट अब पूरे इनके बॉर्डर्स पर होगा वहां पर। तो ये चीज बड़ी हास्यास्पद है। लेकिन देखिए इसमें आपको पता ही है, जब फिनलैंड ने इन्होंने यूक्रेन की आबादी किया, जबकि अदरवाइज तो फिनलैंड तो न्यूट्रल में ही था, दोनों न्यूट्रल थे, और इनका था कि कभी ये ऐसा नहीं करेंगे, किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। जबकि स्वीडन तो खुद ही एक आर्म्स एक्सपोर्टर है, न्यूट्रल हुए। हालांकि इनकी आर्मी भी है, फिनलैंड की भी आर्मी है जिसमें 30,000 के आसपास लोग हैं, 2 लाख रेगुलर, 2 लाख करीब 2,30,000 के आसपास या उसके 2.5 लाख के आसपास इनके रिजर्व्स हैं, इनके पास टैंक्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं। उतना उन्होंने अपना रखा हुआ था जितनी इनकी जरूरत थी, लेकिन कम लेवल पर थी। लेकिन अब क्या होगा, इसके होने से पहली बात क्योंकि नाटो बढ़ ही गया। नाटो तो कह रहा है कि नाटो के सुरक्षा कवच में आ गया फिनलैंड। अब सुरक्षा कवच में आने के बहुत मतलब है कि नाटो को अब जो है अपनी फोर्स उस हिसाब से मेंटेन करनी पड़ेगी, नाटो के हिसाब से हथियार भी उसी हिसाब से रखने पड़ेंगे। और ये हथियार लाएगा कहाँ से फिनलैंड?
वही अमेरिका, मतलब अगर देखा जाए तो ये तो अमेरिका का वर्चस्व हो रहा है इस इलाके में। यूरोपियन यूनियन जो कभी अलग होता, इनफैक्ट देखा जाए तो पुतिन का एम एक ये था कि यूरोपियन यूनियन को अमेरिका से अलग करें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, कोई थ्रेट अभी इसमें वर्कआउट नहीं कर रही है। तो ये दो चीजें होंगी। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, कोई नई बात नहीं है फिनलैंड के लिए नाटो के साथ काम करना। 1994 में ये नाटो का पार्टनरशिप इन्होंने एग्रीमेंट किया था, नाटो पार्टनरशिप फॉर पीस। दैट मीन्स 1994 से साथ में ये थे जी। कुछ कुछ मुद्दों पर जहां भी था इनकी आपस की मतलब बातचीत चल रही थी। हालांकि एक्सरसाइजेज नहीं चली, मिलिट्री कोई ऐसा कोऑपरेशन या कुछ ऐसी चीज नहीं हुई, डिप्लॉयमेंट्स नहीं हुई जी। लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने 2000 नहीं, एक चीज और हुई, इनकी बातचीत चलती रही और नाटो ने कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और इराक लड़ाई में अमेरिका या नाटो का साथ दिया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये चीज चलती रही है। तो मैं कह रहा हूं कि कोई नई चीज नहीं है कि नाटो या फिनलैंड कभी साथ थे ही नहीं जी। और 2014 में इनका एक और एग्रीमेंट हुआ था नाटो के साथ, जिसको कि एनहांस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनरशिप बोला गया। दैट मीन्स इसको और ऊपर दर्जे पर फिनलैंड को ले आए ये, और जहां पर फिनलैंड इनके साथ कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह में भी पार्टिसिपेट करने लगा जी। तो ये कोई इतनी चीज नहीं है कि नाटो नया है इनके लिए। हाँ, दुनिया के लिए और रूस के लिए नया हो गया एक तरह से कि जो चीजें बढ़ गई। अब देखिए इसके इम्प्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, नाटो की बाउंड्री बढ़ गई जी। रशिया के लिए और उतना मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी फोर्सेज जो उसने पहले वहां नहीं रखी थी उतनी रखनी पड़ेगी जी। नाटो का डिप्लॉयमेंट होता है कि नहीं होता है फिनलैंड में, ये अभी क्लियर नहीं है, बिकॉज फिनलैंड ने इस बारे में अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि स्वीडन ने एप्लीकेशन देते समय ये बोल दिया है कि वो अपने स्वीडन में नाटो का कोई डिप्लॉयमेंट नहीं करेगा जी, क्यों उसको पता है डिप्लॉयमेंट होगा तो हो सकता है कुछ एक्शन हो, जो रशिया ने फिनलैंड के लिए बोला है कि हम तो अपनी पूरा एक्शन करेंगे जी। फिनलैंड अभी पूरा नाटो के डिफेंसिव जो भी एग्रीमेंट्स हैं, जो इनके लॉ जो भी इन्होंने बनाए हैं, उसको मानना पड़ेगा, उसको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। और मैं भी बता दूं आपको कि अभी फिनलैंड जो अभी तक एक्सपेंडिचर अपना कर रहा था डिफेंस पर अपने, जो अभी कहा बताया जा रहा है, कह रहा है कि वो सीधा डबल हो जाएगा जी। तो आप समझिए कि अगर जीडीपी का डबल हो गया उसका, तो पैसा जाकर फिनलैंड के पास तो रहेगा नहीं ना जी। पैसा तो बाहर ही जाएगा। और आप ये सोचिए, अफगानिस्तान था चाहे इराक था, अमेरिका ने वहाँ पर इनकी अगुवाई में नाटो को लेकर के वहाँ लड़ाई लड़ी, और बाद में जब एक्सपेंडिचर बढ़ा, क्योंकि जहाँ भी अमेरिका ने इंटरवीन किया है वो बहुत लंबा चला है जी, 2 साल से लेकर के 20 साल तक हमने देख लिया जी। तो उन्होंने इनको भी अपने नाटो पार्टनर्स को भी आप भी पैसे दीजिए, इतना खर्च लगा है जी। तो ये सारी चीजें अब तो होंगी, बट जब भी हो जैसे हो, क्योंकि अभी यूक्रेन के सपोर्ट करने में नाटो यूरोपियन यूनियन में आपस में चीजें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसमें कि कितना कब तक करते रहेंगे जी। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन इसके अलावा जो और जो चीजें हैं इसमें आप देखिए कि ये एक और चीज मिल गई अमेरिका को। नाटो, अमेरिका कह रहा हूं, नाटो इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका ही सारा वो कर रहा है। बाल्टिक सी में एक और जगह मिल गई फिनलैंड की वजह से अमेरिका को, आर्कटिक रीजन, जहां पर कि रूस अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजें काफी बढ़ा रहा था, कॉमर्शियल एक्टिविटी वगैरह जी। वहां भी हालांकि बिल्कुल डायरेक्ट तो नहीं है, बट एक फुटहोल्ड मिल जाएगा, क्योंकि अभी रूस अपना अमेरिका और नजदीक आ जाएगा फिनलैंड की वजह से जी, वहां के उस रीजन के। तो एक कुछ चीजें हैं जो कि इस पर जो डालेंगी। और स्वीडन के लिए एक वो है कि वो भी अगर आता है तो उसको सोचेगा कि क्या करना है। लेकिन मुश्किल तो हो गई है रशिया के लिए भी जी, कि जो चाहते थे वो नहीं हुआ, चीजें और बढ़ रही हैं, और इसका रणनीतिक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा
आगे देखने पर कि क्या डिप्लॉयमेंट्स, क्या चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात कि फिनलैंड पर भी एक बोझ तो हो ही गया है। बिल्कुल। उनकी थिंकिंग, उनकी सोच, बिकॉज आज तक जो उनकी सोच थी उनके लोगों की, जो शुरू से ही पढ़ाते सिखाते थे सभी को न्यूट्रल रहना और जो वर्ल्ड पावर इस राइवलरी में नहीं पड़ना, अब वो बदल गई जी, वो बदलनी पड़ेगी इनको। तो ये चीज़ें तो आएगी बिल्कुल, और बोझ तो इनको पड़ेगा, नाटो का एक्सपेंडिचर और बाकी चीज़ें। हालांकि फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली फिनलैंड तो काफ़ी मजबूत है, उसको जितनी जरूरत है उसकी, लेकिन फिर भी फर्क तो पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रणनीतिक तो महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। रणनीतिक महत्व है और एक झटका है रूस के लिए जी। बिल्कुल। और सर, वैश्विक अगर हम परिदृश्य को देखें तो लोग आपस में भिड़े हुए हैं। रशिया यूक्रेन का आप जिक्र कर ही रहे हैं। अब ये इजराइल लेबनान के बीच में भी हंगामा हो गया है। लगातार जिस तरीके से हम जो दृश्य आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं, क्या स्थिति कितनी चिंताजनक है और कारण क्या है इस स्थिति के? नीरज जी, आपको देखिए, आप वैश्विक बात कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ तो है ही है जी। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया देखिए क्या हो रहा है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान। नॉर्थ कोरिया ने यहाँ तक बोल दिया कि परमाणु युद्ध के लिए वो तैयार है जी। कभी भी कि जो एक्शंस हो रहे हैं उससे ये इसकी जरूरत पड़ सकती है जी। चीन का आप देख ही रहे हैं क्या सोच विचार है, किस तरह से चीन चल रहा है। मिडिल ईस्ट में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है जी। उससे पहले आप सीरिया, टर्की आइए जी। मिडिल ईस्ट में चीज़ें अलग हो रही हैं जी। और अभी चीन ने यूएई और इसको अपना ईरान को एक साथ किया है। ईरान और इजराइल का पहले से ही वही 36 का आंकड़ा जो इजराइल तो कई बार कह चुका है कि ईरान के जो इतने परमाणु वो है नष्ट कर देगा वो। तो ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं। और जहाँ तक अभी जिस चीज़ की आपने बात की, इजराइल लेबनान, या इजराइल आप हमास का लीजिए, हमास लेबनान से है और हिजबुल्ला ईरान समर्थित है। दोनों ग्रुप हैं जिनसे कि इजराइल की दुश्मनी है जी। और ये आज से नहीं है, आज देखा जाए तो तकरीबन मैं ये कहूँगा कि वो 75वां अपना जुबली मना रहे हैं, क्योंकि इतने साल से इनका चल रहा है जी। 1970 के आसपास से उनका मतलब है, वो पहले से चल रहा है। आपस की लड़ाइयाँ इतनी हुई इनके आपस में। इजराइल के जो 2-3 चीज़ें हमें लेके चलना पड़ेगा। इजराइल मिलिटरली बिल्कुल साउंड है जी। इजराइल की जो इंटेलिजेंस है, मोसाद नोन है, उनको पता लगता है कि ईरान से या कहीं से हथियार आ रहे हैं सप्लाई करने के लिए हिजबुल्लाह को या हमास को, पहुंचने से पहले उनको वो नष्ट कर देते हैं जी। तो एक कैपेबिलिटी, और सबसे बड़ी कैपेबिलिटी जो इजराइल की है, उनके लोग हैं जी। वहाँ हर एक आदमी ट्रेंड है, हर एक आदमी फौजी है, हर एक आदमी कभी भी खड़ा हो जाता है देश के लिए। आपको पता है, सबसे पहले जाइए यम किपुर वॉर में कि इनके फौजी जो है बीचेज पर थे और लड़ाई उन्होंने 8 घंटे में मोबिलाइज करके और अटैक उसके बाद लॉन्च कर दिया। सारे के सारे एक बाइक वापस आए, क्योंकि सारे अरब के सारे चैनल्स दिखा रहे थे कि ये तो कोई है ही नहीं, कोई मोबिलाइजेशन नहीं है, कोई कहीं नहीं है। और जो ही टाइम हुआ, इन्होंने कितनी बड़ी सरप्राइज दी जी इजिप्ट और बाकी सबको, अरब वर्ल्ड को। तो ये चीज़ है इजराइल के अंदर। दूसरी चीज़ जो अभी चीज़ फ्लेयर अप हुई है कल परसों से 3 दिन से जो चला है, अल अक्स जी, जो मस्जिद है, ये मस्जिद जो है तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है इस्लाम धर्म में जी। मक्का मदीना एक और जो इधर वाली है ईरान वाली है, जो सो लेकर के तीसरी ये है जो कि बहुत ही पवित्र मानी जाती है जी। और इसी में यहूदियों का भी, इनका भी एक मंदिर है, एक पहाड़ी है छोटी सी, जिसको कि वो अपने लिए उनको मानते हैं कि उनका, और वहाँ पूजा करते हैं। वहाँ पर वो जाते रहते हैं, साल में आई थिंक एक बार वो करते हैं, 1 हफ्ते की पूरी पूजा होती है काफ़ी जी उनकी। और इस मंदिर में भी जो इस मस्जिद में भी सभी अलाउड नहीं है, सभी को आने की इजाज़त नहीं है जी। मतलब चेक करके ही लोग जाते हैं। जो फ्लेयर अप हुआ उस वजह इनके जो इजराइल के पुलिसमैन थे, वो गए वहाँ पर और उन्होंने लोगों को डिसरप्ट किया। जब रमज़ान का महीना चल रहा है, वहाँ जो भी इबादत चल रही होगी इनकी, उसमें
वीडियो जो आए हैं उसमें हमने देखा है कि मारपीट होते हुए को पकड़ करके ले जाते हुए, और उनका कहना यह था कि वहाँ कुछ लड़के पहुँचे हैं जो लोग कि वहाँ बम वगैरह लेके गए हुए हैं, हथियार लेके गए हुए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए जी। और उनको उन्होंने जाके देखा कि ये हैं, मिले हैं। तो अब ये थोड़ी सी अलग सी चीज़ है कि अगर रिस्ट्रिक्टेड है एंट्री जी। तो कैसे ये लोग लेकर के ये सब चीज़ आ गए, जो भी वहाँ पर हैं। लेकिन फ्लेयर अप वहाँ से हुआ और उसके बाद फैलाया गया कि ये जो है पूरे इस्लाम धर्म को जो इन्होंने का उसकी जो बेइज्जती की है इस तरह करके इन्होंने, तो उस पर ये बात शुरू हुई और 2 दिन तो ये चलता रहा। अभी भी आज भी उस मस्जिद में इनका इजरायली फोर्सेस का अपना एक्शन चलता रहा। लेकिन रात में जो है लेबनान की तरफ से, साउथ लेबनान से 34 करीब रॉकेट फायर किए गए जी, जो कि अंदेशा नहीं था इनको वो करने के लिए। और जब ये गिरे तो इन्होंने काफ़ी रॉकेट तो डिस्ट्रॉय कर दिए। आयरन डोम जो इसका कहते हैं कि दुनिया में इससे बड़ा कोई सेफ्टी कवच नहीं है, सुरक्षा कवच, क्योंकि उसके अंदर से कोई मिसाइल या कोई रॉकेट आ नहीं सकता जी, जो लो लेवल वाले हैं। हालांकि कहते हैं कि 90% एक्यूरेसी है, 100 अगर फायर किए जाएं तो सिर्फ मैक्स ऑफ 10 आ सकते हैं। हालांकि 34 में से 4 आ गए तो ज़्यादा वो है कि 4 कैसे गिर गए, और 4 गिरे हैं इनके यहाँ। उनका डैमेज इन्होंने दिखाया भी है कि 4 एक्चुअली गिरे हैं, 30 को इन्होंने नष्ट कर दिया। तो वो एक आयरन डोम का इनको भी सोचना पड़ेगा कि और इम्प्रूव करें अपना। अब लेबनान ने तो पहले बोला कि ये हमें भी नहीं पता जी, हमने तो किया नहीं है, हमारी आर्मी ने किया नहीं है, तो हम चेक करेंगे, देखेंगे सदर्न पोर्शन से गया है और कहाँ से गया है। हालांकि सबको पता है कि हमास का बेस वहाँ पर है, हमास ने फायर किया और उन्होंने कहा कि अगर जहाँ से भी हम उसको वहाँ से हटाएंगे और निकालेंगे। तो एक चीज़ तो ये रही। दूसरी बात ये भी है कि बाद में फिर अटैक हुए, जो है हिजबुल्लाह से भी अटैक्स आए। तो इजराइल ने इसके लिए दोनों को, लेबनान और ईरान दोनों को ब्लेम किया है इसमें, और इजरायली एयरफोर्स भी एक्शन में आ गई है, उन्होंने बाकी फायरिंग भी की है। अमेरिका ने भी ये बोला है, आई थिंक जर्मनी में ने भी ये बोला है कि इजराइल को पूरा हक है आत्मरक्षा का जी। तो ये सपोर्ट में उनके आए हैं। इजराइल ने क्लियर अल्टीमेटम दे दिया है कि हम तो बदला लेंगे, और ये भी बोला है कि ईरान को हम नष्ट करने के लिए हम इजरायली एयरफोर्स ने बोला है कि हम तैयार हैं जी। तो अगर इजराइल बोल रहा है तो सिर्फ इजराइल अकेले तो नहीं बोल रहा है, तो मुझे पूरा मैं कह सकता हूं कि भाई अमेरिका का चूंकि बिल्कुल हाथ है तो वो पूरा कर रहा है। लेकिन इजराइल सक्षम भी, ऐसा नहीं कि नहीं है। ईरान के साथ आप देखिए आज की तारीख में चीन है, रूस भी है जी। पुतिन और उनकी मीटिंग हुई थी 2 महीने पहले। पुतिन, वो आपको पता ही है कि पुतिन गए थे 3 महीने पहले वहाँ, और वहाँ पर सुरक्षा और इसकी भी बात हुई थी। ये भी माना जा रहा था कि चीन और रूस के आने के साथ ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कि अमेरिका के प्रेशर में रुका हुआ था, उसको आगे बढ़ाएगा जी। तो अगर वो न्यूक्लियर बन गया फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरे इलाके में। इसलिए इजराइल पहले से ही चाहता है कि उनको जो जितने भी ये जगह हैं जहाँ की ये परमाणु हथियार बन सकते हैं या रिप्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये चीज़ जो है इजराइल और ईरान का बहुत पुराना है। अब इस्लामिक OIC की मीटिंग भी बुलाई जा रही है, इसके बारे में कितना फ़र्क पड़ता है मुझे नहीं लगता। वहाँ होता क्या है एक्चुअली, मिलेंगे सब और निंदा करेंगे, बात करेंगे, उसके अलावा और कुछ तो होना नहीं है। क्योंकि कोई अरब कंट्री आज की देश में, आज की हालत नहीं है किसी भी अरब देश का कि वो इजराइल के साथ लड़ाई कर सके जी। तो ये चीज़ सामने है। लेकिन एक फ्लैश पॉइंट तो ये हमेशा रहा है जी। ये लड़ाई नहीं है इनका, कॉन्फ्लिक्ट में कहूँगा आज से नहीं, ये तो चला ही आ रहा है शुरू। हर साल आप देखते हैं कुछ ना कुछ रॉकेट आते जाते हैं, लेकिन ये फ्लैश पॉइंट है, और कब ये फ्लैश पॉइंट बड़ा रूप ले लेगा ये कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सुलगती आग है जी, जो कि जैसे हम यूक्रेन का भी कह रहे हैं कि कब न्यूक्लियर रूप ले ले जी, कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे अगर सुलगते हुए जगह ज़्यादा रहेंगे तो कब तब्दील हो जाएगा ये विनाश में
कहा नहीं जा सकता बिल्कुल। और दुनिया यही उम्मीद कर रही है कि जो भी वैश्विक अशांति है वो उससे निकले, क्योंकि अभी हम पूरे विश्व ने महामारी का दौर भी बिल्कुल। और देखा ये है। देखिए जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो OIC के हैं, चाहे वो रशिया, चीन, अमेरिका, जितने भी हैं, ये सबकी जिम्मेवारी बनती है कि चलिए आप एक जगह यूक्रेन में कोशिश कर रहे हैं, रोक नहीं पाए, तो कम से कम यहाँ तो जहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है उसको तो कम से कम सबको मिल करके रोकना चाहिए कि ये सिचुएशन नहीं आए। जी बिल्कुल। और सर चलते चलते कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पर मैं आपकी टिप्पणी जरूर चाहूँगा। अभी हाल ही में शायद 3 दिवसीय बैठक हुई, उसमें क्या कुछ ऐसी चुनौतियाँ सरकार के समक्ष रखी गई जिन पर सरकार ने आश्वासन भी दिए हों? लेकिन ये तो एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि हर साल होती है जी। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और भी होती है, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ये एनुअल जो होती है कंबाइंड, जिसमें प्रधानमंत्री भी, रक्षा मंत्री तो खैर हर एक में आते हैं, और जहाँ पर हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखी जाती है, ब्रीफ की जाती है। प्रधानमंत्री को अपना फौज के बारे में बताया जाता है कि उनको भरोसा हो, और उनके जो पॉइंट्स होते हैं, हालांकि वैसे भी पॉइंट्स आते रहते हैं, बट वो जायजा लेते हैं कि क्या प्रोग्रेस हुआ और कहाँ तक हमें और आगे जाना है और क्या होना चाहिए, अपनी चीज़ें वो बताते हैं। और इस बार अगर आप देखिए तो जो हेडिंग दी गई थी उसमें था कि रेडी, रिसर्जेंट, रेलेवेंट। ये सोच करके चला था कि हम जो है तैयार भी हैं, कर भी रहे हैं कार्रवाई, रिसर्जेंट हैं, और हम रेलेवेंट, हमारी फौज सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, रेलेवेंट भी हर जगह। और फौज का मतलब सिर्फ बॉर्डर्स का ही तो नहीं है ना, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है। एक्सटर्नल मीन्स बियॉन्ड बॉर्डर्स भी फौज हमारी जाती है, जा सकती है, जाने में सक्षम होना चाहिए। जो इंटरनल सिक्योरिटी में जो जरूरत पड़ती है, इंक्लूडिंग डिजास्टर मैनेजमेंट में जरूरत पड़ती है, जो भी अर्थक्वेक से लेके, फ्लड से लेकर के, महामारी से लेके, जितनी भी चीज़ होती है, आपने देखा है हर एक चीज़ में, तो हर एक चीज़ का जायजा लेना जरूरी है। इसके साथ इसमें जो नई चीज़ें शुरू हुई थी, जैसे अग्निवीर स्कीम में आपने देखा कि पहला बैच पास आउट हो गया है, इसके बारे में भी बातचीत हुई होगी जरूर कि वो लेने के लिए फीडबैक की क्या चल रहा है। विमेंस का जो अभी एनरोलमेंट या उनको प्रमोशंस वगैरह की बाकी चीज़ें हैं, कमांड की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ भी इन सबों में हर एक में डिस्कस होती हैं। और जो सेनाध्यक्ष हैं वो भी अपना बताते हैं प्रधानमंत्री को कि क्या चीज़ें, किन चीज़ों की ज़रूरत है, किसमें वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और वहाँ वो चीज़ें प्रायोरिटाइज करके वहाँ भी डायरेक्शन दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और ज्वाइंटनेस एक मेन चीज़ है जो जरूर डिस्कस होती है, क्योंकि इसमें तो हर एक के हैं, तीनों सेनाओं के हैं। और ज्वाइंटनेस में सिर्फ सीमाएँ वो नहीं है, ज्वाइंटनेस में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, अंडमान निकोबार कमांड के भी एनसी वहाँ थे, इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी साथ में लेके चलना है, कोस्ट गार्ड, तो हर एक की वहाँ बात चलती है। लेकिन जरूर इसमें ज्वाइंटनेस और थिएटराइजेशन की बात हुई होगी। लेसन्स जो हमने सीखे अभी यूक्रेन में कि वहाँ पर कैसे बैटल ग्रुप्स का क्या हाल हुआ है, कैसे चल रहे हैं, थिएटर कमांड ऑलरेडी इन्होंने कुछ ने बनाई थी रशिया ने, तो ये सब चीज़ें उनको ले करके ये डिस्कस होती हैं वहाँ पर। प्रिपेयर्डनेस में इक्विपमेंट हमें क्या प्रोग्रेस चल रही है, कैसी चल रही है। एक दिन पहले हम लोगों ने बात की थी कि स्लो है हमारा जो एक्विजिशन है, या मैं कहूँगा रिप्लेसमेंट है पुराने इक्विपमेंट का। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में यहाँ डिस्कशन ज़रूर होती है। स्ट्रेटजी प्लानिंग, खास करके ईस्टर्न बॉर्डर चाइना के साथ तो हमारा वही जो है अभी सबसे बड़ा एक मुद्दा है जो चल रहा है, तो उसके बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया है कि क्या प्रोग्रेस है, कैसे वहाँ पर करना है। और रिव्यू, बाकी चीज़ें जो पिछले से अभी तक है उसका रिव्यू हुआ होगा, क्या प्रोग्रेस है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आई हैं जिसमें कि इस पर डिस्कशन हुआ होगा। लेकिन 2-3 चीज़ें जो नई हैं इसमें, इसके अंदर, इसमें इन्होंने पहली बार एक इंटरेक्टिव सेशन किया, मल्टी लेयर्ड इंटरेक्टिव सेशन। मीन्स कि इन्होंने हर एक कमांड में, चाहे अंडमान निकोबार कमांड है या ईस्टर्न वेस्टर्न कमांड से या नेवी से, एयरफोर्स से, सेलेक्टेड वहाँ से कुछ जो बिलो ऑफिसर्स रैंक्स हैं उनसे भी बातचीत की, उनका भी फीडबैक लिया कि उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या हो रहा है, उनसे जो कितना असर हो रहा है। तो एक ये नई चीज़ यहाँ पर थी जिसके पास की, जिसमें इन्होंने इनपुट्स लिया।
फील्ड यूनिट से भी इनपुट्स लिया, जो यूनिट्स ग्राउंड पर हैं जो काम कर रही हैं, चाहे वो बॉर्डर पर हैं या LAC पर हैं या जहाँ भी हैं, तो उन यूनिट से भी लिया और इसको ले करके उनसे भी पूछा जॉइंटनेस के लिए कि जॉइंट ऑपरेशंस के लिए क्या कर सकते हैं, बिकॉज लोअर लेवल पर भी तो एक्चुअली स्पीकिंग तो एग्जीक्यूशन तो लोअर लेवल पर ही है। बिल्कुल, आप डिसीजन लेंगे उसका असर तो लोअर लेवल पर है। तो ये जो चीज़ें हैं जो कि नई हैं, जो कि व्यूज लेकर के और डिस्कस किया गया, और हमेशा की तरह मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जो भी डिसीजंस लिए गए हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे और हमारी सेना की जो ताकत है, देश की ताकत है, काफ़ी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सर, और वाकई में देश हमारा आगे बढ़ रहा है। अगर हम वैश्विक परिदृश्य में देखें तो, और ये बात जो वैश्विक संस्थाएं हैं वो भी मान रही हैं। और आज के कार्यक्रम में सर आपने अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो चीन के जो कुटिल प्रयास हैं उनकी चर्चा की, क्या उसकी मंशा है। आपने बताया कि किस तरीके से जो फिनलैंड है अब वो नेटो में आया है, तो वहाँ पर किस तरीके से परिदृश्य बदला है। भूटान नरेश की यात्रा पर आपने विस्तृत बातचीत करी, और ख़ास तौर पर जो बिल्कुल ताज़ा मुद्दा है इजराइल से संबंधित, उस पर आपने विस्तृत जानकारी दी। आपका बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम के जरिए हमारे पाठकों को, दर्शकों को ज्ञान से समृद्ध बनाने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी देशों की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।